चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है। अहम तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे और अहम जानकारी आपको दे दें, क्योंकि ये अहम 8 राज्य हैं जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं। तो 5वें चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। कोशिश ये कि अच्छा वोटिंग परसेंट आए। देखिए, उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल की 7 है, बिहार की 5, उड़ीसा की 5 सीटों पर भी वोटिंग यहां पर जारी। इसके अलावा झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर मतदान हो रहा है। और इस तरह कुल 5वें चरण में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 49 सीटें हैं जहां पर वोटिंग का दौर जारी है। और ऐसे में अहम चेहरे हैं, जहां अमेठी से स्मृति ईरानी है, बीजेपी प्रत्याशी हैं। हम बात करें राजनाथ सिंह की, तो लखनऊ से वो चुनावी मैदान में, रायबरेली से राहुल गांधी है। कई अहम चेहरे हैं जिनके साख भी दांव पर है। बिल्कुल, वाकई में श्वेता, क्योंकि 9 केंद्रीय मंत्री भी हैं जो इस चरण में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिनके भाग्य का फैसला मतदाता ईवीएम का बटन दबाकर कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बेहद अहम ये 5वां चरण है जिसे निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है समेत बिहार की सीटों पर भी मतदान हो रहा है। कुल मिलाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश है, तो साथ ही 6 राज्य भी जहां की जनता जो है वो अपने मतदाता जो घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ बेहद अहम इसलिए भी है श्वेता, क्योंकि अमेठी में भी मतदान हो रहा है। बिल्कुल, और रुक कर लेते हैं क्योंकि पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, गुड मॉर्निंग। बेहद अहम दिन है, अहम है ये 5वां चरण, और इसमें अहम सीट की जब हम बात करते हैं तो उसमें अमेठी रायबरेली आती है। और आप इस वक्त क्योंकि अमेठी में मौजूद हैं, क्या तस्वीर वहां से मिल रही है? वोटर्स कितने उत्साहित हैं? कुछ नाराजगी वाली बात भी कही जा रही थी। मौजूदा कैंडिडेट से स्मृति ईरानी 2 बार लगातार जीत के आ रही हैं। ऐसे में क्या नजर आया आपको ग्राउंड से? देखिए श्वेता, अमेठी मतलब राजनीतिक तौर पर गांधी परिवार की ज़मीन, और दूसरे तरीके से कह दें कि वो इलाका जहाँ से संजय गांधी ने नेतृत्व किया, फिरोज गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया। तो ये जो बेल्ट है अमेठी का, ये अपने आप में गांधी परिवार के दबदबे वाला बेल्ट है। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर और उसके बाद स्मृति ईरानी जैसी चर्चित नेत्री को यहाँ भेजा गया। उन्होंने चुनाव में शिकस्त दी। पहला चुनाव वो हार गई थी और दूसरा चुनाव उन्होंने राहुल गांधी को तकरीबन 55,000 वोटों से हरा दिया और उसके बाद राहुल गांधी वायनाड से जीते। तो ये वो चुनाव। और हम बता दें आपको इसका मिजाज, एक्चुअली राहुल रायबरेली और अमेठी दोनों सटे हुए लोकसभा क्षेत्र हैं और दोनों ही गांधी परिवार के गढ़ रहे। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रही और बीते चुनाव कहा जा सकता है स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद रही। सोनिया गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह को हराया था पिछला लोकसभा चुनाव, और इस बार सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी रायबरेली से उम्मीदवार हैं। तो वहीं किशोरी लाल शर्मा अमेठी से उम्मीदवार है। किशोरी लाल शर्मा जो यहाँ की गली गांव तमाम वो इलाका जानते हैं, बरसों तकरीबन 1981-82 के आसपास वो रायबरेली अमेठी के संसदीय क्षेत्र को राजीव गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर संभालने लग गए थे। और देख सकते मेरे पीछे लोकतंत्र का जो महापर्व है, यहाँ पर तस्वीरें हैं अमेठी के जो इंटर कॉलेज है, जायस एक गांव है पास में ही, वहाँ पर है जो गौरीगंज से ठीक पहले है। और गौरीगंज जो सबसे बड़ा यहाँ का इलाका है, कस्बा है और चर्चित इलाका भी है। गौरीगंज में ही कांग्रेस पार्टी का कार्यालय भी है और वो गेस्ट हाउस भी है जो गांधी परिवार का केंद्र हुआ करता था, वहीं कांग्रेस का कार्यालय। तो यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर मतदाता जो है वो यहाँ पर मतदान करके निकल रहे हैं। और सुबह से ही यहाँ पर जो कतार है वो भी हमें नज़र आई है। उत्साह खासतौर से मैंने एक देखा श्वेता, महिलाओं में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। महिलाओं की संख्या कमोबेश यहाँ पुरुषों से भी ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आई है। तो कहा जा सकता है कि एक अपने आप में बड़ा ये चुनाव है। पूरे देश की निगाहें अमेठी के इस चुनाव पर है, रायबरेली के चुनाव पर है। अमेठी का ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने उस कार्यकर्ता को चुनावी समर में उतारा है जो कार्यकर्ता बरसों से कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के वफादार के तौर पर अमेठी में अपनी सेवाएं देते हुए आ रहे थे। तो कहा जा सकता है किशोरी लाल शर्मा 1984 के चुनाव के आसपास किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया था। अमेठी से टिकट देने की बात थी, लेकिन उनकी उम्र 3 महीने कम रह गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ सकता। राजीव गांधी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तब उन्होंने मना कर दिया। उनको उस समय उनकी बात पंजाब में लुधियाना या
गुरदासपुर से चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी। बाद में वो चुनाव अपनी उम्र कम होने के कारण किशोरीलाल शर्मा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। बाद में उनके लेकिन बड़े भाई योगेश जो कजन ब्रदर है उनको चुनाव लड़ाया गया था पंजाब में ही, और कुछ दिनों बाद उनको मंत्री भी बनाया गया और बाद में उनके आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। तो ये किशोरीलाल शर्मा अपने आप में यहाँ पर कहा जा सकता है कि फेस हैं गांधी परिवार के और लगातार यहाँ सक्रिय है। स्मृति ईरानी ने यहाँ पर आप देखिए समीकरणों को समझना होगा। यहाँ दलित और दलित के बाद ब्राह्मण मतदाता अमेठी में कहा जा सकता है बहुत बड़ी संख्या में, मुस्लिम मतदाता की तकरीबन 3 लाख के आसपास है। तो 14.5 लाख की जो आबादी है, 15 लाख के लगभग जो आबादी है अमेठी लोकसभा क्षेत्र की, उसमें रायबरेली की भी एक विधानसभा सीट अमेठी लोकसभा सीट के अंदर आती है। और कहा जा सकता है यहाँ पर बीते चुनाव में कांग्रेस सपा के कुछ विधायकों को यहाँ तोड़ा गया था बीजेपी ने, और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और ठीक रायबरेली में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बार कुछ बीजेपी के अंदर इंटरनल जो गुटबाजी है वो यहाँ देखने को मिली थी। यही सवाल मेरा था योगेश जी, के कि पिछली बार अमेठी में 55,000 वोटों से जीत दर्ज कर स्मृति ईरानी आती है। इससे पहले हालांकि वो जीतने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन अब पिछली बार से क्यों बदलाव की जरूरत यहाँ के लोगों को पड़ी और इस बार क्यों बड़ी चुनौती यहाँ पर स्मृति ईरानी के लिए, क्योंकि आसान नहीं माना जा रहा है। आपने जिक्र किया कि किशोरीलाल शर्मा का, वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर कब्जा कांग्रेस का रहा है अमेठी सीट पर, पिछली बार हाथ से चली गई। क्या इस बार भी ये सीट जा सकते हैं, या फिर जितना मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस का है और जो थोड़ी नाराजगी स्थानीय लोगों की के अंदर है स्मृति ईरानी को लेकर, उसका फायदा मिल सकता है केएल शर्मा को? लोगों से बातचीत भी हुई होगी आपकी, इस पर जवाब योगेश जी आपसे लेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं? प्रचार प्रसार का ही नहीं है। बचपन से जब मैं राजनीति का रह भी नहीं जानता था, जब बचपन में बच्चों को घर के पते याद करवाए जाते थे, तब से हाजीपुर का नाम मेरे कानों में गूंजता था। मेरे जन्म से पहले 77 से पापा प्रतिनिधित्व करते आए हैं हाजीपुर का, तो वो रिश्ता अलग है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि जो प्यार मेरे पिता को मिलता था वही मुझे भी मिलेगा। पिता की विरासत को कैसे आगे बढ़ाएंगे हाजीपुर? उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हुए विकास और मेरे पिता का नाम पर्यायवाची रहे हैं हाजीपुर में। जो कार्य उन्होंने किए हैं उसको आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं निकला हूँ। प्रयास रहेगा कि देश के सबसे विकसित लोकसभाओं में से हाजीपुर लोकसभा हो, इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जमुई में भी 10 साल का मुझे समय मिला और जमुई में 10 सालों में मैंने जमुई लोकसभा को 99 पायदान से पहले पायदान पर लेकर आए। नीति आयोग की रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि आकांक्षी जिलों की सूची में जो जमुई पहले 99 पर था, आज पहले पायदान पर है। तो ये अनुभव है कार्य करने का, और मानता हूँ कि हाजीपुर में इसी अनुभव के आधार पर कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि 300 सीटें इंडिया अलायंस में इस बार आएंगी, क्या लगता है आपको? कोई बात नहीं, मतलब ऐसे सपने देखने में कोई गलती नहीं है। नादानी में इस तरीके की बातें लोग कहते हैं। 14 में भी कही थी, 19 में भी कही थी। 14 से बुरा हर्ष इन लोगों का 19 में हुआ, 19 से बुरा, और बुरे में और क्या हो सकता है राजद के लिए, क्योंकि उनके पास तो कोई सीट 19 में भी नहीं थी, तो उससे बुरा तो क्या ही होगा। बट कांग्रेस एक जीती थी, इस बार वो भी लोग जीत रहे हैं, किशनगंज वाली सीट। और देश भर में अगर आप देखिएगा तो जहां हम लोग का गठबंधन 400 पार कर रहा है, वहीं इंडिया अलायंस महागठबंधन जो भी इन लोगों का नाम है, ऑल टाइम लो पर ये जाएगा। कांग्रेस खास तौर पर ऑल टाइम लो पर रहेगी। एक आखिरी सवाल, अमित शाह ने कहा है कि अभी तक की चरणों में हम लोग को बहुमत मिल गया है, 270 सीट तो हम लोग अभी तक जीते हैं, 400 पार कर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई। हम लोग भी तो आकलन करते हैं ना, हम लोग के भी सर्वेज आते हैं। बिहार की तमाम सीटों पर मैं प्रचार के लिए मैं गया हूँ, और देश भर में भी जहाँ जहाँ से रुझान आ रहे हैं, शुरू के बेरोजगारी की मार जो जनता झेल रही है, उसके कारण पूरा जनता ने इनको रोड पे ला करके खड़ा कर दिया है। सब लाइन से लगे हुए हैं, केंद्र की मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब कोई रोड पे आ गए हैं। तो सारण से आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य को आप सुन रहे थे, लालू प्रसाद की बेटी हैं, बेहद अहम है। कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट में इस बार कहा जा रहा है कि उन्हें मिल रहा है। अब देखना होगा कि जीत हार में कैसे तब्दील होती है। लेकिन ने यहाँ चुनाव लड़ने से पहले उनके विपक्ष में मुद्दा था कि उनका यहाँ घर नहीं है, वो यहाँ के कार्यकर्ताओं के संपर्क में नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर घर का निर्माण भी कर लिया और लगातार वो यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलती रही। यहाँ पर ये भी मुद्दा था कि कुछ प्रमुख जातिगत नेताओं को यहाँ पर कहा जा सकता है वो जातियाँ बीजेपी के खिलाफ है, उनको भी साधने की कोशिश की गई। जो यहाँ मौर्य जाति से अमरचंद मौर्य को यहाँ
राज्यसभा में सांसद के तौर पर भेजा गया बीजेपी ने, और यहाँ पर पासी समुदाय से आने वाले चेहरे को यहाँ बीजेपी का जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो कमोबेश यहाँ पर जातिगत राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई दिनों से यहाँ पर की जा रही थी। अमेठी सदर और गौरीगंज ये 2 सीटें जो हैं ये समाजवादी के पार्टी के पास है, और तिलोई, सलोन, जगदीशपुर ये 3 सीटें जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के पास है अमेठी की। और कहा जा सकता है कि 14.5 लाख जो मतदाता है उनमें खासतौर से मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाता यहाँ पर बड़ी तादाद में है। और दोनों ही सीटें, हम रायबरेली और अमेठी की बात कर लें तो तकरीबन 6 लाख के आसपास ब्राह्मण मतदाता है दोनों सीटों को मिलाकर। और इसीलिए शायद कांग्रेस ने केएल शर्मा को उतारा है, जो कि ब्राह्मण वर्ग चाहते हैं। हालांकि वो मूल रूप से यूपी के नहीं है, लेकिन ब्राह्मण समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं। योगी डिप्टी सीएम डॉक्टर ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। 2 सीट पाने वाले हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के जाने से जंग उड़ गया है। आप इंतजार करें, भारतीय जनता पार्टी 400 पार, एनडीए 400 पार के नारे को व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित जनता के आशीर्वाद से अंजाम तक पहुंचाएगी और प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो देखिए, ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। प्रचंड बहुमत का दावा एक बार फिर से उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि अब जो 5वां चरण है बेहद अहम है। और हमारे और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी एक एक रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से प्रचार प्रसार को भी अगर देखा जाए तो पुरजोर तरीके से हर पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला भी और उस हिसाब से प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार भी किया। लेकिन ऐश्वर्य, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं, ओडिशा की अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी भी हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैक टू बैक यहाँ पर कई कार्यक्रम भी किए, प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित भी किया, और साथ ही साथ कई जगह तो हमने देखा कि नामांकन रैली को भी संबोधित मुख्यमंत्री ने किया। लेकिन ऐसे में जो प्रवासी राजस्थानी है, इन राज्यों में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में वो नजर आते हैं, और मुख्यमंत्री का उनसे संवाद किस तरीके से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर परिणाम को बदलने में। देखिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य, कई राज्यों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए। तो दूसरी तरफ अन्य लीडर्स की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब में है, ओडिशा में भूपेंद्र यादव है, सुनील बंसल भी गए हुए हैं, और उनके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग लीडर राजस्थान से गए हुए हैं। उसके 2 कारण हैं। जो बड़े रणनीतिकार हैं वो इसलिए गए हुए हैं कि बड़े रणनीतिकार वहां पर रणनीतिक रूप से अपनी कुशलता को दिखाएं और अपना रणनीतिक चातुर्य जो है उसके माध्यम से अपने आप को वहां प्रूव करें। तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की भी बड़ी फौज गई हुई है। यही कारण है कि दिल्ली से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्तर के जितने भी लीडर हैं पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें दिल्ली से कहा जा रहा है कि आपको इस राज्य में जाना है, आपको इस राज्य में जाना है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अलग अलग राज्यों में भेजा गया। जब रिस्पांस 1-2 सभाओं का अच्छा आया तो उनके राज्य बढ़ाते चले गए। और प्रवासी राजस्थानियों से संवाद करना आवश्यक इसलिए हो जाता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और प्रवासियों का राजस्थान में आना सतत जारी रहता है, चाहे धार्मिक पर्यटन हो या फिर अपनी मिट्टी से जुड़ाव के माध्यम से आना हो, क्योंकि यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर वर्ष में 1 या 2 बार प्रवासी आते हैं। लेकिन प्रवासियों के अलावा वहां जो नॉमिनेशन की आप बात कर रहे हैं कि जैसे नामांकन रैलियों में वो गए हैं, तो उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य में अपने मुख्यमंत्री को अपना चेहरा माना हुआ है। जहां सत्ता नहीं है वहां पर अध्यक्ष जो है वो उनका चेहरा होता है, तो वहां दूसरे राज्यों में जाकर बता सके कि लगभग 100 दिन में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है और आपको प्रधानमंत्री मोदी से जो उम्मीदें हैं वो कितनी मजबूत तरीके से उन पर कारगर उतरेंगे। लेकिन इन सब के अलावा यहां पर एक चीज मैंने देखी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो कई राज्यों में ये स्थिति है कि यहां पर राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक चले जाइए या हद मार के गुजरात तक चले जाइए, इन सब राज्यों में आपको जातिगत आधार पर वोट का ध्रुवीकरण दिखाई दे जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल थोड़ा सा अलग है, वहां पर जाति के आधार पर आप
वोटिंग की बात नहीं कर सकते। वहां पर यदि ममता बनर्जी ने किसी को गुजरात से लाकर भी चुनाव लड़वा दिया दूसरे राज्य से, तो वो पार्टी को देखा जाता है। यही तो भारतीय जनता पार्टी में भी कमोबेश यही स्थिति यानी है। अब ये कह रहे कैंडिडेट वहां महत्वपूर्ण नहीं है, वहां पर ऐसा सेट हो चुका है पैरामीटर। बिल्कुल श्वेता, और दूसरी बात मैं बताऊं कि आप तेलंगाना चले जाइए और आंध्र प्रदेश चले जाइए, वहां भी जाति कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। जब यहां का नेता जाता है और वहां पर पूछता है, मैंने दूसरी पार्टियों के नेताओं को देखा, वहां पूछता है कि आप कौन से समाज से हैं, तो वो लोग बड़े ताजुब के साथ उसके चेहरे की तरफ देखते हैं, बोलिए समाज से आपको क्या मतलब है, वो हिंदू और मुसलमान तक। ऐश्वर्य, बिल्कुल अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त रोकना चाहेंगे आपको, एक अहम तस्वीरें भी दिखाते हैं। ओडिशा में आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, एक तरफ तो वोटिंग दूसरी सीटों में 5वें चरण के लिए चल रही है 49 सीटों पर, लेकिन ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बेहद महत्वपूर्ण है और टाइमिंग भी मैटर करती है। नरेश जी, इसे लेकर जरूर एक कमेंट चाहेंगे। सुबह 8 बजे इतनी बड़ी तादाद में लोगों का एकत्रित होना, इस रोड शो में शामिल होना, रोड शो को कामयाब बनाना, देखिए ये संयोग नहीं है श्वेता, ये राजनीतिक रणनीति है। और आप इससे पहले भी आप देखेंगे कि जिस दिन मतदान होता है उस दिन प्रधानमंत्री का कोई न कोई बड़ा कार्यक्रम दूसरे राज्य में जरूर होता है, चाहे वो रोड शो हो, चाहे वो चुनावी सभा हो। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, जो गृह मंत्री अमित शाह है, जेपी नड्डा है, ये कहीं न कहीं ऐसे दौरों पर रहते हैं। तो जो मतदाता है उनसे कनेक्टिविटी का ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि पिछले 4 चरण में भी जब मतदान हुआ है, प्रधानमंत्री का कहीं न कहीं सुबह के समय जब मतदाता जो टीवी पे देखता रहता है कि क्या देश में चल रहा है, उस समय उनका संदेश जरूर मिल जाता है। आज चूँकि मतदान से पहले भी उन्होंने अलग अलग भाषाओं में जो अपना संदेश जारी किया है एक्स के माध्यम से, और लोगों से अपील की है कि जो मतदान है उसमें ज़्यादा हिस्सा लेकिन उड़ीसा में इसका क्या असर होगा? क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हर चरण में हमने देखा है अगले चरण के लिए वो रोड शो करते हैं, और ये जो रोड शो है पुरी में हो रहा है, और ये इसलिए क्योंकि अगला जो चरण, छठा चरण है, यहाँ पर वोटिंग होनी है। लेकिन उड़ीसा में ही आज 5 अहम सीटें जिस पर वोटिंग जारी है, विधानसभा की भी अहम सीटें हैं यहाँ पर करीब 35 जहाँ पर वोटिंग हो रही है। क्या असर इसका होगा? देखिए, उड़ीसा को लेके जो है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि विधानसभा वहाँ एक अलग चुनाव है, लोकसभा अपना एक अलग चुनाव है। भाजपा का जो फोकस है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव पे है, विधानसभा चुनाव पे उनका फोकस नहीं है, क्योंकि वहाँ बीजेडी की सरकार रहती है, पटनायक लगातार वहाँ जीतते हैं। तो ऐसे में फिर भी वहाँ पे जो कह सकते हैं विधानसभा का चुनाव है वो पूरी तरह से बीजेडी के नेतृत्व में वहाँ लड़ा जा रहा है, और वो विधानसभा चुनाव फिर से जीतने के लिए अपनी प्लानिंग है। भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो सिर्फ लोकसभा है, और यही कारण है कि जो प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो वहाँ किया गया है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि जैसे मैंने कहा श्वेता पहले भी, कि अब जो 3 चरण बचे हैं उन 3 चरणों में वो सीटें हैं जिन पे अधिकांश पे एनडीए का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी उनके अलायंस का कब्जा है। तो उन सीटों को फिर से बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सीटों को बरकरार रखा जाएगा तो फिर कई और राज्यों में जो कुछ अगर गेन कर पाते हैं, तो फिर जो लगातार बात करती है भारतीय जनता पार्टी 370 पार, 400 पार, तब वो आंकड़ा पूरा हो पाता है। तो ऐसे में जो मौजूदा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास या उनके अलायंस के पास में, वो सीटें फिर से जीतना यह सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, दिनेश डांगे हमारे साथ हैं, लेकिन उनका रुक कर उससे पहले पंकज एक सवाल जरूर रहेगा। चौथे चरण के बाद ये दूसरा ग्रैंड रोड शो है जो नजर आता है। इससे पहले हमने देखा वाराणसी में जो नॉमिनेशन के पहले रोड शो किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब ये अहम रोड शो जो पुरी में इस वक्त जारी है। देखिए, बिल्कुल जो जैसे नरेश जी ने बताया कि एक राजनीतिक रणनीति के तहत ये ऐसा किया जाता है कि जिस दिन मतदान होता है उसी दिन प्रधानमंत्री का किसी भी स्टेट में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, और पूरा मीडिया का फोकस भी उसमें रहता है। उड़ीसा को बीजेपी ने बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्टेट माना हुआ है, क्योंकि ये वो स्टेट है जहां पर बीजेपी सीट गेन करने की स्थिति में है, और यहाँ सीट गेन करने की कोशिश भी बीजेपी कर रही है। हालांकि जो आज जो 5 सीटें हैं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और बीजू जनता दल जो है ये तीनों मिलकर यहाँ पे ट्राइंगल बना रही है, त्रिकोणीय मुकाबला है। खास बात यह तो नरेश जी ने अभी कहा कि विधानसभा चुनाव उतना गंभीरता से बीजेपी नहीं लड़ी, लेकिन ऐसा इस बार सीनियर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि
जो नवीन पटनायक है वो लगातार जो कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को समर्थन देते रहे और हर तरह जब भी कोई केंद्र सरकार आती है तो स्टेट के मुद्दों को छोड़कर बाकियों पर वो लगातार उसमें समर्थन देते रहे। कुल मिला के एक नूरा कुश्ती सी इस स्टेट में केंद्र के साथ दिखाई देती है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी वहां पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। प्रत्याशी उतर रहे हैं और बीजेपी का दावा यह भी है कि हम 40 से 50 सीटें यहां पर जो विधानसभा की वो हम जीत सकते हैं। कारण एकमात्र ये है कि लोकसभा सीट पर जो बीजू जनता दल की पूरी ताकत है उसको बांटा जाए, विधानसभा चुनाव में भी वो अपनी ताकत लगाए और लोकसभा में भी अपनी ताकत वहां दिखाई दे। और यही वजह ओडिशा के लिए कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी गेन की स्थिति में यहां पर नजर आ रही है। लेकिन हमारे सहयोगी दिनेश डांगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दिनेश, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 5वें चरण की, पश्चिम बंगाल की बात कर ले, बिहार की बात कर लें और अन्य अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर जो इंडी गठबंधन है वो कहीं ना कहीं एनडीए की मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश तो कर रहा है। लेकिन जरा ये बताइए, जिस तरीके से मुद्दों को उठाया गया बीजेपी की तरफ से भी और काउंटर इंडी गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है, क्या वो असरदार साबित होता ग्राउंड पर आपको नजर आता है? क्या किस तरीके से मुद्दे प्रभावी आपको इन राज्यों में दिखाई देते हैं? क्योंकि यही वो 4 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा 400 पार का नारा भाजपा का है, वो निर्णायक स्थिति वाली ये सीटें हैं इन राज्यों की। जी देखिए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो पिछले 2 चुनाव की इन सीटों का अगर हम रिजल्ट देखें तो एनडीए ने और बीजेपी ने पूरा अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया और पिछली बार तो 41 सीटें एनडीए के पाले में गई थी, लेकिन अब शिवसेना उनसे अलग हो चुकी है, 2 टुकड़े भी उसके हो चुके हैं। और उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा यकीनन उसकी सीटों में बढ़ोतरी होनी है। पिछली बार 8 सीटें बीजेपी ने यहां पर हासिल की थी, लेकिन वहां के जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये सीटें बढ़कर इस बार 12 से या 13 तक बीजेपी की हो सकती है। उड़ीसा वो राज्य है जहां बीजेपी सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि इस बार सीटों में अपनी बढ़ोतरी कर सकती है। और इसकी एक वजह है कि जो वहाँ की पार्टी है जिसके बाहर से समर्थन देते आए हैं पटनायक, तो उनके साथ एक उन्होंने कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से गठबंधन किया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने थोड़े कमजोर उम्मीदवार उतारे तो लोकसभा में बीजू जनता दल ने कमजोर उम्मीदवार, ये एक उनका टाई अप हुआ है। तो यहाँ पर बीजेपी अच्छा स्कोर खड़ा करने जा रही है, इस बात में कोई यहाँ पर शक नहीं है। जिस तरह तेलंगाना में कुछ सीटें बढ़ सकती है, तो उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और तेलंगाना इन 3 राज्यों को लेकर बीजेपी बहुत ही मजबूत है और उड़ीसा में अच्छा स्कोर करने जा रही है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछली बार एक रायबरेली सीट दीपिका आई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 3 से ज्यादा सीटों की भी उम्मीद नहीं है। अमेठी, रायबरेली और बाराबंकी जहां पीएल पूनिया के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये 3 सीटों पर उम्मीद चल रही है। बाकी महाराष्ट्र में कह सकते हैं कि मुकाबला टक्कर का, जिस तरह कई दल वहां पर बन चुके हैं। इसके अलावा बिहार है, झारखंड है, ये जो है और लेकिन मुख्य दिनेश, एक सवाल जरूर रहेगा। आपने कहा कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं क्योंकि एक ही सीट आई है, लेकिन वैसी स्थिति रहेगी तो फिर तो परिणाम भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर इन 49 सीटों बात करें जो दावा कांग्रेस करती आई है, क्या आपको पहले से थोड़ी भी मजबूत कांग्रेस नजर आ रही है इन 49 सीटों की बात करें तो 19 से 24 में? जी बिल्कुल, जैसा कि बात करें कि रायबरेली, अमेठी और बाराबंकी 3 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में कि एक सीट से बढ़कर हम 2 या 3 हो सकते हैं। तो ये 3 ही सीट है उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस को उम्मीद नजर आ रही है। और इसके अलावा महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है, यहाँ पर गठबंधन के साथ कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा हो सकता है। लेकिन अधिकतर जो पिछला स्कोर है वो यहाँ पर बनता दिख रहा है। जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना ने एनडीए में रहते हुए पिछली बार 6 सीटें निकाली थी, लेकिन अब उसके भी 2 टुकड़े हो चुके हैं, तो वहाँ अच्छी स्थिति में इंडिया गठबंधन दिख रहा है। बिहार है, झारखंड है, वहाँ भी जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रहा है, तो पिछली बार से यहाँ कांग्रेस थोड़ा सा अपना स्कोर को आगे ले जा सकती हुई। पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए भी, हालांकि संदेश खाली के मुद्दे को उठाया गया, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि सीएए मोदी की गारंटी है। तो जो मुद्दे जिस तरीके से बताए जा रहे हैं, गिनाए जा रहे हैं, जनता के सामने रखे जा रहे हैं, क्या वाकई में वो प्रभावित कर रहे हैं क्या लोगों को?
देखिए, वहाँ मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच में है। एक अधीर रंजन चौधरी की लोकसभा सीट को छोड़कर देखें तो कांग्रेस वहाँ पर मुख्य मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही, और वहाँ गठबंधन भी किसी तरह का नहीं हुआ। जिस तरह कॉमरेड केरल में अलग होकर लड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी कॉमरेड जो वाम दल है कांग्रेस है वो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो वहाँ मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में, और बीजेपी ने अच्छी चुनौती दी है। यानी बताया जा रहा है कि बंगाल में पिछला स्कोर तो बीजेपी मेंटेन रख सकती है, इसके अलावा सीटें बढ़ भी सकती है। जिस तरह वहाँ पर वो सीए और अन्य चीजें हुई है, तो वहाँ जमकर मतदान वहाँ पर देखा जा रहा है। किस तरह से परिणाम बदल पाते हैं या फिर प्लस में जाती बीजेपी, ये भी बेहद अहम रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा देखना। दिनेश, ऐश्वर्य, सवाल इसलिए भी क्योंकि देखिए बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ रोड शो पुरी में चल रहा है और बीजेपी प्लस रही है 300 से ज्यादा जब पिछली बार सीटें आई, इसलिए ये लक्ष्य और बड़ा 400 पार का इस बार हो गया है। स्ट्रैटेजी भी बदलते हुए देखा है, ऐसा नहीं कि पहले चरण में जो तय कर लिया वही, हर चरण में स्ट्रैटेजी बदलते हुए देखा है। 4 चरण जब पूरे हो चुके हैं, 5वां चरण आज है, क्या इस बार भी कुछ नया बदलाव आपको नजर आया, आपने नोटिस किया, या फिर उसी स्ट्रैटेजी के तहत ही आगे बढ़ रही है बीजेपी और इसलिए जीत के दावे कर रही है, क्योंकि 5वां चरण बीजेपी के लिए बहुत खास है? देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर आश्वस्त सी नजर आती है बीजेपी, लेकिन जो ओडिशा की बात कुछ अधूरी सी रह गई थी, तो मुझे कुछ शब्द अपने भी जोड़ने हैं कि ओडिशा में एक चीज और है, वहां पर जो बीजू जनता दल है उनके जो कार्यकर्ता है, क्योंकि वहाँ पश्चिम बंगाल चले जाइए, ओडिशा चले जाइए, वहाँ के लोग बड़ा सब्र रखते हैं। वो ऐसा नहीं कि एक बार ये सरकार, एक बार ये, लंबा मौका देते हैं सरकारों को, ठीक है। लेकिन वहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजू जनता दल से ज्यादा लोकप्रिय वहाँ पर नवीन पटनायक को अच्छा व्यक्ति मानते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छे लीडर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन उनके सहयोगी जो पांडियन है उनसे नाराजगी बुद्धिजीवी वर्ग को है, लेकिन आम आदमी है वो थोड़ा सा इस बार बीजेपी की तरफ मूव कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे किस तरफ जाएगा, लेकिन बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में वहां आ चुकी है। ऐसा भी कहा जाता है कि विधानसभाओं में कमजोर कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं, तो लोकसभा में बीजद ने कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं। ये बात हम लोग यहां कह रहे हैं, लेकिन जब वहां पर ग्राउंड पर जाकर देखते हैं तो इस तरीके की बातें कम नजर आती है। एक बुद्धिजीवी तबके में ये लगातार बातें हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो पार्टियों की तरफ लोग देखते नजर आते हैं। तो ओडिशा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होगा, और मैं ये नहीं कह रहा सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा, लेकिन विधानसभा में भी मुझे जो लगता है वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन पहले से ये तो बिहाइंड द कर्टन बात हो गई कि भाई आप विधानसभा में हम कमजोर उतार रहे हैं, लोकसभा में, यानी लोकसभा में आप हमें सपोर्ट करिए डायरेक्टली, विधानसभा में हम आपको करते हैं। लेकिन क्या वाकई में वोटर भी वैसे ही साथ जाएंगे? वोटर, यही मैं कह रहा हूं कि वोटर जो है, वोटर कुछ और ही परिणाम देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत होगी, क्योंकि एक सामान्य सा एक सिद्धांत होता है, लगातार कई बार लोगों का मन करता है कि इस बार कैंडिडेट को बदल दिया जाए, तो कैंडिडेट बदल दिए जाएं, या एक ही कैंडिडेट लगातार लड़ता है तो उसे बदल जाने का मन इस भारतीय लोकतंत्र में कई सीटों पर देखा जाता है। बहुत कम सीटें होती है जिन पर लगातार कोई परिवार या कोई व्यक्ति जीतता आता हो, कई बार हारना भी पड़ता है। और कई सीटें हमने राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भी इस बार देखी थी कि कई दिग्गज भी धराशायी हो गए थे। तो यहां पर भी यही देखा जा सकता है कि पिछली बार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भी यहां जीतेगी। और पश्चिम बंगाल की जो बात है श्वेता, वहां एक रोचक चीज है, हम अमूमन ये सुनते हैं कि वहां पर आपस में दोनों पार्टियों में युद्ध स्तर पर चलते हैं कि मारपीट हो जाती है, कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस दुनिया से चले गए, तो दूसरी तरफ टीएमसी भी कहती है हमारे कार्यकर्ता चले गए। लेकिन इन सबसे परे देखते हैं तो जब भजनलाल शर्मा का एक कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम से पहले जो टेंट हाउस वाला था, ये बड़ा रोचक दृश्य है कि टेंट हाउस वाला जो था उसे टीएमसी की ओर से फोन आया, टीएमसी की तरफ से फोन किया गया, जैसा वहां बीजेपी के नेताओं ने दबी जुबान से कहा कि टेंट हाउस वाला अपना सामान छोड़कर वहां से भाग गया। उसने कहा कि आप संभाल लीजिएगा, मैं जा रहा हूं, मुझे यहां पर काम करना है। तो उन्होंने एक एक करके कुछ टेंट हाउसों से कुर्सी मंगवाई या कहीं से सामान मंगाया, और भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता है उन्होंने पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। जो व्यवस्थाएं थी वो बनवा नहीं पाए। वहां पर जो डर है, हावड़ा की बात कर रहा हूं मैं, हावड़ा से लेकर आप दूर दराज के अगर पश्चिम बंगाल में जाओगे, बांग्लादेश से टच है, उस क्षेत्र में जाओगे तो और भी स्थितियां भयावह हो सकती है। लेकिन वहां पर पार्टियों पर
जो आरोप लगते हैं सरकार के दुरुपयोग के, वो जबरदस्त तरीके से बिल्कुल। और जिस तरह से डर की आप बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल ही ऐसा है जहां पर हम हर चरण में देख रहे हैं कि हिंसक तस्वीरें सामने आती हैं, बाकी और जगह तो शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। अमेठी से योगेश जी, अमेठी रायबरेली को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, लखनऊ को लेकर भी मेरा एक सवाल जरूर रहेगा। गढ़ ये बीजेपी का रहा है, हम इस पे बात कर रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह से लगातार जीत कर आए, फिर राजनाथ सिंह जीत रहे और इस बार फिर आज भी राजनाथ सिंह की जीत हार यहाँ पर जनता तय करने वाली है। लेकिन क्या जो गढ़ है वो आगे भी ऐसे ही कायम रहेगा? इसके अलावा अमेठी रायबरेली की स्थिति को पर भी चाहेंगे कि आप एक रिएक्शन दें। देखिए, अमेठी रायबरेली तो चर्चित सीटें हैं ही, लेकिन आपको ध्यान ये है कि यहाँ पर झांसी भी बहुत चर्चित सीट है, जहाँ पर सबसे जो रिचेस्ट उम्मीदवार है वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। और आपने बात की लखनऊ की। लखनऊ वैसा इलेक्शन रहा है लखनऊ का कि एक ज़माना था जब अटल जी खुद चुनाव क्षेत्र में अपने स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा पाते थे, उसके बावजूद उनकी तस्वीर लगाकर यहाँ पर चुनाव जीत लिया जाता था। हमारे राजस्थान के, हमारे जयपुर के शिव कुमार शर्मा उस समय अटल जी के इस संसदीय सीट के प्रतिनिधि के तौर पर हुआ करते थे, तो ये दौर भी लोगों ने देखा है। और राजनाथ सिंह वेरी पॉपुलर लीडर इस इलाके के अंदर, अगर कोई कहा जाए यूपी के अंदर, जो सबसे ज़मीनी नेता के तौर पर है, सबसे बड़ा नेता भी है लेकिन सबसे ज़मीनी नेता भी है, जो यहाँ के कार्यकर्ताओं के नाम जानते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक जो है कार्यकर्ताओं को वो उनका अपनत्व यहाँ पर नज़र आता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखती है राजनाथ सिंह को लेकर। यहाँ पर परेशानी की जो दिक्कतें हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण सीटें तो अमेठी रायबरेली है, जहाँ पर गांधी परिवार ने पूरी ताकत लगा दी। और ये जो दो सीटें हैं अमेठी रायबरेली, यहाँ राहुल गांधी आज खुद ही रायबरेली के अंदर है और प्रियंका गांधी ने लगातार यहाँ, वो परसों तक यहीं पर मौजूद थी और लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार को संभाला था। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये जिम्मेदारी दी गई थी, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी जिम्मेदारी दी गई थी। तो अमेठी जो थी वो सीट है पूरी तरह यहाँ अशोक गहलोत और उनकी पूरी टीम ने, राजस्थान से तमाम बड़े नेता की मौजूदगी यहाँ पर रही थी, जो परसों तक यहाँ थे और फिर यहाँ से चले गए। और अशोक गहलोत ने यहाँ की रणनीति को, और अशोक गहलोत पहले भी यहाँ पर कई बार आए हुए हैं, राजीव गांधी के इलेक्शन में भी आए हैं यहाँ पर और संजय गांधी के चुनाव में भी आए। दो ऐसे चुनाव इस इलाके के हैं, 1977 का चुनाव हो जब राजनारायण ने यहाँ पर इंदिरा गांधी को रायबरेली से चुनाव हरा दिया था, और दूसरा संजय गांधी को रविंद्र प्रताप सिंह ने चुनाव हरा दिया था। लेकिन दो ही चुनाव है रायबरेली में, 96 और 99 का जो बीजेपी ने जीता है, उसके अलावा यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है। और अब जब सपा से अलायंस है, हालांकि बीएसपी यहाँ पर की दोनों जगह पर उम्मीदवार है और दोनों ही, क्योंकि दलित आबादी दोनों जगह पर तकरीबन 3 लाख से अधिक है, लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम आबादी भी अमेठी में तो कहा जा सकता है कि मुस्लिम और ब्राह्मण दो बड़ी जनसंख्या यहाँ पर है जो यहाँ पर किसी भी चुनाव को प्रभावित करती हैं और जीत और हार का समीकरण उनके इर्द गिर्द घूमता है। अब तक यहाँ पर जो बीते चुनाव थे, मोदी लहर दिखी, बीता अमेठी का चुनाव था, कुमार विश्वास भी मैदान में थे और ट्रायंगुलर इलेक्शन हो गया। वो ट्रायंगुलर इलेक्शन में सीधा सीधा नुकसान राहुल गांधी को भी हुआ और 55,000 से वो चुनाव हार गए, वायनाड से वो चुनाव जीते। और अब देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ कड़ी सुरक्षा भी यहाँ देखने को मिल रही है, लगातार जो पुलिस फोर्स है यहाँ पर नज़र आई है। कुछ वोटर से भी हम बात कर लेते हैं। वोट डाल के आए हैं आप, क्या दिमाग में रहा, क्या सोच के वोट डाला? मैं राहुल को डाल के आया हूँ, कांग्रेस को। आपने क्या के लिए विकास तो खूब हो रहा है यूपी के अंदर? कुछ नहीं हो रहा है, बाहर निकल देखिए, रोड देखिए, सब कुछ देखिए, कुछ नहीं है। यही नाम है गांधी परिवार का यहाँ दबदबा रहा है, पुराने काम किए इसलिए वोट डाला। विकास एक पैसे की नहीं है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी वोटर से हम श्वेता एक बार बात कर लेते हैं। वोट डाल के आए आप? हाँ, क्या सोच के वोट डाल के आए? सब ठीक सोच के आप डाल के आए हैं वोट। क्या विकास की बात पर क्या मुख्य मांग होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए अमेठी में? अरे सब चीज़ अमेठी में बढ़िया हो का। देखिए, अलग अलग विचार है और अब कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। आपने वोट डाला है, क्या दिमाग में रहा, क्या विकास, क्या मुद्दे, क्योंकि अमेठी तो चर्चित क्षेत्र है पूरे। विकास नहीं है जायस में, कोई भी सरकार आती है जायस में तो कोई विकास नहीं है। जायस जैसा 20 साल पहले